नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज का विषय है जाति और अर्थ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार। समाजवाद के संबंध में नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों में थोड़ा अंतर था। जहां नेहरू सभी लोगों के लिए समान अवसर की बात करते थे, वहीं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जातियों के बीच समानता को समाजवाद का अभिन्न हिस्सा माना। जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आधुनिक भारत के दो महान समकालीन राजनेता थे। इन दोनों को ही आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। जहां नेहरू इलाहाबाद के ब्राह्मण परिवार में जन्मे प्रसिद्ध वकील और कांग्रेसी नेता मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, वहीं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ। दोनों के लालन पालन में बहुत बड़ा अंतर था। नेहरू अमीर और शान और शौकत से पले, जबकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को बचपन में ही छुआछूत का सामना करना पड़ा। बड़े होकर भी इस दंश ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने देखा कि उनका पूरा समाज इसी छुआछूत को झेलने को विवश है, इसलिए उन्होंने बड़े होकर इस सामाजिक बुराई को दूर करने का बीड़ा उठाया। वे साधारण गरीब परिवार में पैदा हुए। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के छात्रवृत्ति पर वो पढ़ने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन गए। वहीं से उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून की ऊंची डिग्रियां ली। नेहरू की शिक्षा भी ब्रिटेन में हुई थी। दोनों अच्छे लेखक थे। दोनों ने कई प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना भी की है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऊंचे दर्जे के विद्वान थे। उन्होंने अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक साथ 6 विषयों में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान में एमए किया। अर्थशास्त्र में उन्होंने पीएचडी और डीएससी किया। साथ में वे बैरिस्टर भी बने। उनको हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की गहरी जानकारी थी। नेहरू के पास इतनी ऊंची डिग्रियां तो नहीं थी, किंतु वे भी ऊंचे दर्जे के विद्वान थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की तत्कालीन कांग्रेस में किसी नेता से ज्ञान के मामले में तुलना हो सकती थी तो वो केवल नेहरू ही थे। आम्बेडकर व नेहरू दोनों 1920 के दशक में राजनीति में आए, किंतु दोनों की राजनीति में आने में बहुत अंतर है। 1923 में लंदन से बैरिस्टरी पास करने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारत आए। बम्बई में कानून के प्रोफेसर बने। उन्होंने सामाजिक आंदोलन को चलाया, जिसमें महाड़ के चौदार तालाब में पानी पीने का अधिकार और काला राम मंदिर सत्याग्रह चलाया। जाति पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का कहना था कि कांग्रेस के जन्म से ही उसमें 2 तरह की सुधार की बातें होती थी, राजनीतिक सुधार और सामाजिक सुधार। कुछ विचारक दोनों को साथ लेकर चलना चाहते थे और कुछ सामाजिक सुधारों पर राजनीतिक सुधारों को वरीयता देते थे। यहाँ उनके सामाजिक सुधार का अर्थ था परिवार के अंदर का सुधार, जैसे बालिका विवाह पर रोक, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, किंतु इसमें जाति तोड़ने का समाज सुधार सम्मिलित नहीं था और जाति तोड़े बिना भारत में कोई समाज सुधार संभव नहीं है, क्योंकि जाति सामाजिक बुराइयों का मूल कारण है। यही कारण है कि समाज में सुधार जल्दी ही विफल हो गया और कांग्रेस का प्रोग्राम राजनीतिक सुधार बन गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुसार कोई भी राजनीतिक क्रांति तभी सफल हो सकती है जब सामाजिक धार्मिक क्रांति हो चुकी हो, किंतु कांग्रेस ने जाति तोड़ने को लेकर कोई भी सामाजिक क्रांति नहीं की। उनके अनुसार जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों का भी विभाजन है। यह श्रेणीबद्ध व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों का विभाजन एक के ऊपर दूसरे के क्रम में होता है। यहाँ श्रम का विभाजन जन्म के आधार पर है, जो प्राकृतिक नहीं है। इसमें अभिरुचि और कार्यकुशलता के लिए कोई जगह नहीं है। इस प्रणाली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे श्रम में लगे हैं जिसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। अंत आर्थिक दृष्टि से यह हानिकारक प्रणाली है। जाति प्रथा ने समाज हित की चेतना ही नष्ट कर दिया है। जाति व्यवस्था का किसी भी विषय पर सार्वजनिक सहमति बन पाना असंभव है।
इसकी निष्ठा अपनी जाति तक ही सीमित रहती है। यह प्रश्न है कि कैसा समाज होना चाहिए। तो उनका मानना है कि ऐसा समाज हो जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो। लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, बल्कि लोकतंत्र वह है जहां लोग सोच समझकर विचार विमर्श करें, परस्पर विचारों का आदान प्रदान करें और उन सब में हिस्सा लें। लोकतंत्र का आधार है अपने साथियों के प्रति आदर सम्मान। उनके अनुसार हिंदू व्यवस्था ने अछूत और आदिवासी जातियों के रूप में जिन वर्गों को जन्म दिया है, उनका अस्तित्व कैसे आया, ये बड़े चिंतन का विषय है। यदि हिंदू सभ्यता को इन वर्गों के जनक के रूप में देखा जाए तो यह सभ्यता नहीं कहला सकती। यह मानवता को दबाए रखने और गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। इसका ठीक नामकरण शैतानियत होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हिंदू धर्म और उसका दर्शन ब्राह्मणों के लिए स्वर्ग और साधारण मनुष्य के लिए नर्क है। यह कहना है कि हिंदू धर्म में फला हिस्सा रूढ़िवादी है, जाति को मानता है, फला हिस्सा ठीक ठाक है क्योंकि जाति को नहीं मानता। इस संबंध में उनका कहना था कि मनुस्मृति, वेद और भगवद गीता का सार एक ही है। ये सभी एक ही नमूने पर बने हुए हैं। इन सभी के भीतर एक ही प्रकार का धागा चलता है और वास्तव में ये सभी एक वस्त्र के ही हिस्से हैं। अंत में उन्होंने हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों को ही जाति का बढ़ावा देने वाला बताया। जवाहरलाल नेहरू के जाति पर विचार। जवाहरलाल नेहरू ने जाति और हिंदुत्व पर कोई अलग से विशेष विचार नहीं रखे। उनकी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति के बारे में लिखा है। उनकी पुस्तक से इस बारे में उनके विचार पता चलते हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि प्राचीन ग्रंथों में हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं मिलता। 8वीं शताब्दी में पहली बार यह शब्द मिलता है, जहाँ यह शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो किसी धर्म को नहीं मानते थे। चीनी यात्री इत्सिंग जो 7वीं शताब्दी में भारत आया, उसके अनुसार यह शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग होता था जो आर्य देश में रहते थे। हिंदू एक धर्म के रूप में बहुत ही बाद में आया, इसलिए हिंदू शब्द को परिभाषित करना संभव नहीं है। हिंदू एक आस्था तो है, किंतु धर्म है या नहीं बता पाना मुश्किल है। किंतु इस धर्म की एक खास बात रही है, जो भी विदेशी आए वो भी हिंदू संस्कृति में समा गए। जब भारत में आर्य आए, उन्होंने यहाँ के निवासी द्रविड़ों को हराया। उस समय यह विजय नस्लीय भी थी और राजनीतिक भी थी। शायद आर्यों ने अपने को श्रेष्ठ समझा और इसलिए आर्यों और द्रविड़ों के बीच एक खाई तैयार हो गई। जाति न तो पूर्ण रूप से आर्यों की संकल्पना है और न द्रविड़ों की। इन्हीं आर्य और द्रविड़ों के बीच संघर्ष में जाति व्यवस्था का उदय हुआ। शुरुआत में 4 ही जातियाँ थीं। यह बिल्कुल वैसे ही था जैसे प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में समाज के 3 वर्गों को बांटा है। समाज में 4 जातियों का उदय हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस समय आर्य शब्द एक नस्ल का प्रतीक था और इनका अर्थ श्रेष्ठ रूप में लिया जाता था। इस जाति प्रथा का उदय वैदिक काल में हुआ। बाद में यह जाकर प्रथा रूढ़ हो गई। उपनिषद काल तक यही पुरोहितवाद चलता रहा। उपनिषद काल के बाद भारत में बौद्धिक क्रांति हुई, जिनमें जैन और बौद्ध प्रमुख है। जैन और बौद्ध वैदिक धर्म से ही निकले हैं, किंतु इनसे बगावत भी थी। उन्होंने वेद की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। यद्यपि इन्होंने सीधे साधे जाति पर हमला नहीं किया, किंतु जाति को मान्यता भी नहीं दी, जिससे यह जरूर कहा जा सकता है कि जाति प्रथा कमज़ोर हुई। इसी काल में क्षत्रिय वर्ग के अंतर्गत नई नई जातियों का उद्भव हुआ, क्योंकि इस काल में समाज का रूपांतरण तेजी से हुआ। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय थे और इन्होंने ब्राह्मण की सर्वोच्चता को चुनौती दी। शूद्र वर्ग में चेतना फैली। इस काल में क्षत्रिय शब्द जाति के बजाय प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। जाति व्यवस्था लचीली हो गई। क्षत्रिय शब्द सभी राजाओं के लिए प्रयोग किया जाने लगा। जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद तथा अर्थतंत्र पर विचार। समाजवाद के बारे में नेहरू जी का मत था कि
समाजवाद लोकतंत्र के साथ ही संभव है। पंडित जवाहरलाल नेहरू फेबियन समाजवादियों से बहुत प्रभावित थे। उनका कहना था कि कोई भी क्रांति लोगों की सहमति से होनी चाहिए और उसे जनता पर थोपा नहीं जाना चाहिए। समाजवादी लक्ष्यों को पाने के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वह सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था से बहुत प्रभावित थे, किंतु उनका कहना था कि जिन साधनों का प्रयोग सोवियत संघ में किया गया है उसका प्रयोग भारत में बिल्कुल नहीं हो सकता। उनका आशय हिंसा से परहेज करने का था। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र ही देश में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा। वे मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। वे छोटी पूंजी के मामलों में निजी क्षेत्र के अंतर्गत संचालित करने के समर्थक थे, किंतु उनके अनुसार बड़े उद्योगों को राज्य के अंतर्गत लाना ही होगा। नेहरू जी ने जमींदारी प्रथा का भी स्पष्ट शब्दों में विरोध किया। उन्होंने कहा, मुझे साफ साफ स्वीकार कर देना चाहिए कि मैं एक समाजवादी हूँ। राजा महाराजाओं में मेरा कोई विश्वास नहीं है। मैं उस उद्योग व्यवस्था में भी विश्वास नहीं करता जो आधुनिक राजा महाराजा पैदा करती है और लूटपाट का तरीका अख्तियार करती है। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के कार्यक्रमों को समाजवादी रूप देने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के स्वतंत्र आंदोलन का समाजवादी दृष्टि प्रदान की और 1929 के बाद वे समाजवादी विचारों के प्रतीक बन गए। 1929 में ही उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद वे पुनः 1936 में इसी पद पर चुने गए। उन्होंने कहा कि मुझे पक्का विश्वास हो चला है कि विश्व की और भारत की समस्याओं के समाधान की एकमात्र कुंजी समाजवाद है। जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो अस्पष्ट मानवतावादी अर्थ में नहीं बल्कि वैज्ञानिक और सार्थक अर्थ में करता हूँ, जिसके अंतर्गत काफ़ी व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तनों की ज़रूरत होती है। नेहरू का कांग्रेस पर राजनीतिक प्रभाव गांधी के बाद था। 1930 के दशक में नेहरू कांग्रेस के अंदर एक शक्तिशाली नेता बन गए। समय के साथ उनका राजनीतिक कद बढ़ता चला गया। गांधी जी के मृत्यु के बाद वह कांग्रेस के सर्वमान्य नेता बन गए। वह 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। विदेश विभाग भी हमेशा उन्हीं के पास रहा। यद्यपि गांधी से उनका कई बिंदुओं पर मतभेद था, फिर भी गांधी ने 1940 में उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। नेहरू रिलीजियन को पॉलिटिक्स में शामिल करने के विरुद्ध थे। इस मामले में वे उदारवादी पश्चिमी विचारकों का अनुसरण करते थे। वे निजी जिंदगी में भी धर्म का पालन नहीं करते थे। नेहरू ने खुद ही स्वीकार किया कि वह किसी धर्म में आस्था नहीं रखते, हिंदुत्व में भी नहीं। वह जीवन भर नास्तिक रहे। उन्होंने कहा कि मानववाद ही सबसे बड़ा धर्म है और गरीबों की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। ऐसा कई बार हुआ जब धर्मनिरपेक्ष जैसे मुद्दों पर उनका मत तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से भिन्न था। देश की आज़ादी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने जब सोमनाथ मंदिर का सरकारी पैसों से पुनर्निर्माण कराने की बात कही तो नेहरू जी इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि सरकारी धन धार्मिक कार्यों में खर्च नहीं किया जाना चाहिए। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उन्होंने घोषित किया कि भारत में मुस्लिम समान नागरिक के तौर पर रहेंगे। वे धर्म के आधार पर भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। उनका स्पष्ट मानना था कि धर्मनिरपेक्षता की नीति पर चलकर ही देश को एक अखंड बनाए रखा जा सकता है। वे बहुसंख्यवाद के घोर विरोधी थे। यदि डॉक्टर आम्बेडकर और नेहरू की जाति के विचारों पर तुलना की जाए तो आम्बेडकर का दृढ़ मानना था कि अछूतों को पृथक निर्वाचन अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग कर इसे पा भी लिया, किंतु गांधी ने आम्बेडकर को ब्लैकमेल किया। मजबूरी में पुणे पैक्ट हुआ। यहाँ कांग्रेस के बाकी नेता चुप थे या वे गांधी का साथ दे रहे थे। नेहरू ने भी डॉक्टर आम्बेडकर के पक्ष में एक भी शब्द नहीं बोला। जब आम्बेडकर दलितों को सशक्त बनाने का कार्यक्रम चला रहे थे और जाति का विनाश की बात कर रहे थे, नेहरू ने गांधी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि जाति एक सामाजिक समूह है जो कर्म पर आधारित है। प्रत्येक जाति किसी विशेष कार्य के लिए बनाई गई है।
जिसमें कार्यदक्षता और निपुणता आती है। जाति व्यवस्था बाद में जड़ी गई है, इसलिए वह लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। नेहरू के इस बारे में विचार लगभग उसी प्रकार के थे जो बाकी उच्च जातियों में जन्मे विचारक या नेता के होते थे। डॉक्टर आम्बेडकर ने छुआछूत के बारे में इतना लिखा, विरोध किया, किंतु नेहरू ने छुआछूत के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। 1946 में गांधी जी की सलाह पर डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा में संविधान कैसे बनाया जाए, इसके लिए लंबी बहस हुई। अंत में जब संविधान को अपनाया गया, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा कि हम एक ऐसे समाज में जा रहे हैं जहां राजनीतिक समानता होगी, किंतु सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगी। जल्द ही अंतर्विरोध दूर करना होगा, नहीं तो जो असमानता से पीड़ित लोग हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र को उखाड़कर फेंक देंगे। यद्यपि नेहरू धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन पेरी एंडरसन ने अपनी पुस्तक इंडियन आइडियोलॉजी में एक दो दृष्टांत ऐसे दिए हैं जो दिखाते हैं कि नेहरू ने भी एक दो बार धर्म का इस्तेमाल किया, किंतु ऐसा अपस्वरूप ही है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को नेहरू और उनके साथी लोग दिल्ली में पूजा हवन के सामने बैठे और पंडित पुजारियों ने पूजा के कर्मकांड किया। वेद मंत्र पढ़े गए। जब नेहरू जी की मृत्यु हुई, उनका अंतिम संस्कार पूरे वेद उच्चारण और मंत्रों के साथ किया गया। मृत्यु के बाद उनका क्रियाकर्म इस ढंग से किया जाना, इसके लिए यद्यपि उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, फिर भी यह जरूर है कि उनके आसपास के लोग जिनसे वह घिरे रहते थे वे अपने चरित्र में हिंदू रिवाजों को पूरी तरह से पालन करते थे। डॉक्टर आम्बेडकर के समाजवाद और अर्थतंत्र पर विचार। समाजवाद के बारे में उनके विचार उनकी पुस्तक राज्य और अल्पसंख्यक में मिलते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब शास्त्रीय रूप से समाजवादी नहीं थे, किंतु उनका समाजवाद अपने तरह का था। यह जरूर कहा जा सकता है कि वे राज्य समाजवाद या विकासवादी समाजवाद को मानते थे। वे सामाजिक और आर्थिक असमानता के घोर विरोधी थे, जिसके खिलाफ वे आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था को भी भारत के परिप्रेक्ष्य में ही समझा था, जबकि दूसरे विचारकों के लिए समाजवाद यूरोप से आया था। उन्होंने लिखा है कि भारत में जोत का आकार बहुत कम है, जो भारतीय कृषि के लिए हानिकारक है। उन्होंने दिखाया था कि इंग्लैंड बड़ी जोतों वाला देश है। उन्होंने कहा कि बिखरी बिखरी जोतों की न केवल चकबंदी की जाए, बल्कि उसका आकार भी बड़ा किया जाए। उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था और गरीबी के निकट संबंध को देखा था। इस गरीब व्यक्ति को दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए यह जरूरी है तथा यह राज्य का कर्तव्य है कि उसकी आर्थिक मदद की जाए। इसके लिए अमीर व्यक्तियों पर ज़्यादा कर लगाया जाए। अमीर व्यक्ति महंगे अस्पताल में इलाज कर सकता है, महंगे स्कूल में शिक्षा पा सकता है, किंतु गरीब के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होने से वह इसको नहीं जुटा सकता। समाजवाद के संबंध में नेहरू और डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों में थोड़ा अंतर था। जहां नेहरू सभी लोगों के लिए समान अवसर की बात करते थे, वहीं डॉक्टर आम्बेडकर ने जातियों के बीच समानता को समाजवाद का अभिन्न हिस्सा माना। इस प्रकार डॉक्टर आम्बेडकर ने समाजवाद में आर्थिक के साथ सामाजिक बुराइयों को भी दूर करने का लक्ष्य बनाया। डॉक्टर आम्बेडकर का समाजवाद संसदीय लोकतंत्र पर आधारित था। उनका कहना था कि लोकतंत्र को उचित तरीके से कार्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मूल अधिकार मिलने चाहिए जिन्हें सरकार उनसे छीन नहीं सकती। ये न्यायालय द्वारा प्रतिवर्तित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल सरकार तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सामाजिक जीवन का एक भाग भी होना चाहिए। उचित संसदीय लोकतंत्र वही होगा जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।